पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे श्वांग श्वांग सभी गुंडों को धूल चटाने के बाद उस टकलू भाई साहब से हारने वाली थी, क्योंकि उनका सर लोहे से भी ज्यादा मजबूत था। पर उनके सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग सर को हमारा बू फेंग फिंगर फ्लिप से ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। फिर हमें पता लगता है कि इन गुंडों को भेजने के पीछे श्याओ का हाथ है, जो कि बू फेंग से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो पुलिस बुला लेता है। लेकिन उसी के प्लान पे पानी फिर गया था, क्योंकि पुलिस तो उनके ही गुंडों को पकड़ते हुए उन्हें दबोच लेती है। दूसरी तरफ बू फेंग को लेट हो रहा था तो पुलिस की गाड़ी उसे छोड़ने जाने वाली थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि रास्ते में बू फेंग ने उस फेंग नाम के ऑफिसर की गर्दन को ठीक कर दिया था, वो भी अपने एंशिएंट एक्यूपंक्चर मेथड की हेल्प से। वो तो कह रहा था कि बू फेंग सर, आपने तो कमाल कर दिया, मैं इतने सालों से गर्दन की दर्द से परेशान था, मैं कितने सारे डॉक्टरों के पास गया, लेकिन देखिए आपने तो रास्ते भर में ही इलाज करके मुझे बिल्कुल चंगा कर दिया, आप तो सच में कमाल के डॉक्टर हैं। ये बोलने के बाद वो उसे उसकी जगह पर ड्रॉप कर देता है। जाने से पहले बू फेंग कह रहा था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाँ याद से एक्सरसाइज करते रहना, इससे तुम्हारी गर्दन कभी दोबारा नहीं दुखेगी। ऑफिसर फेंग तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है कि भैया अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक मुझे कॉल कर लेना, फिलहाल मैं चलता हूँ, नहीं तो आपकी भतीजी मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। उसके जाने के बाद बू फेंग के नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उसके कॉल पिक करने के बाद उसे पता लगता है कि ये तो उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड जू लिनलिन है, जिसे वो इतने दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना तो वो उसे मिल रही थी और ना ही उसका फोन लग रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हुए पूछता है कि लिनलिन क्या तुम्हें कुछ हुआ है, इतने दिनों से कहाँ हो तुम, और तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया है क्या? मैडम तो सामने से एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है कि मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताने वाली कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि अब से हम ब्रेकअप करते हैं। उसकी बातें सुनने के बाद तो बू फेंग अपसेट होते हुए कह रहा था कि ये तुम क्या कह रही हो। सामने से लिनलिन मुस्कुराते हुए कह रही थी कि क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती है? मैंने कहा कि आज से हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि आज से ना तो तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना है और ना ही मेरा तुमसे कोई लेना देना है। बू फेंग तो बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कह रहा था कि एटलीस्ट मुझे रीजन तो बताओ कि तुम ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो। वो तो चिढ़ते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे रीजन पूछने की, क्या तुम्हें मेरा नया फोन नंबर दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये नंबर और ये नया फोन मुझे मिस्टर मा ने गिफ्ट किया है। वैसे तो हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में इसे आईफोन कहते हैं, लेकिन ये एनिमे वर्ल्ड है इसलिए इसे फ्रूट फोन कह रही है, वो भी 3rd जनरेशन का लेटेस्ट। वो तो बू फेंग के ऊपर हंसते हुए कह रही थी कि तुम्हें इसका रेट पता है कि ये कितना ज्यादा कॉस्टली है? ये 3 लाख का फोन है, जिसके बारे में तुम लेना तो दूर की बात है, सोचना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तुमने तो कभी मुझे नॉर्मल फोन खरीद के नहीं दिया, फ्रूट फोन खरीद के देना तो दूर की बात है। उसकी बातें सुनने के बाद बू फेंग समझ जाता है कि आखिर ये उसे क्यों छोड़ के जा रही है। वो कहता है कि सीधी सिंपल भाषा में कहो ना कि तुम मुझे पैसों के लिए छोड़ना चाहती हो। वो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, उसने मुझे शनेल का परफ्यूम गिफ्ट किया है, मुझे लेटेस्ट कलेक्शन वाला लुई विटॉन का बैग भी गिफ्ट किया है, तुमने तो कभी मुझे नॉर्मल रोड साइड बैग नहीं गिफ्ट किया, और पिछले 3 महीनों में मैंने दुनिया के कितने सारे कोने देखे हैं, तुम्हें क्या पता, इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट में मैंने अपना टाइम गुजारा है, यहाँ तक कि मैंने प्राइवेट जेट में भी सवारी करके रखी है। उसके 3 महीने वाली बात सुनने के बाद बू फेंग शॉक होते हुए कह रहा था कि तुम अपने नए रिश्ते में पिछले 3 महीने से हो। ये मैडम तो बड़ी बेशर्मों की तरह कहती कि हाँ, अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तो पिछले 3 महीने मेरे हॉस्पिटल के चक्कर काटने में गुजर जाते, तुम्हारी उस होपलेस मदर की वजह से, जिसकी जिंदा रहने की कोई उम्मीद भी नहीं बची। मैं तो बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ कि हमने ब्रेकअप कर लिया। इस बदतमीज लड़की की ऐसी बकवास बातें सुनने के बाद बू फेंग कहता है कि अच्छा किया ब्रेकअप किया, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बोलने के बाद वो भी फोन रख देता है और इधर ये मैडम तिलमिलाने लगती है। वो तो गुस्से से टेबल पर हाथ पटकते हुए कह रही थी कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरे मुंह पर फोन काटा, और इसका मतलब क्या था कि मैंने अच्छा किया जो ब्रेकअप किया। ये कहना क्या चाहता है कि मैं इसके लिए अच्छी नहीं थी? उसे इस तरीके से गुस्से से तिलमिलाता देखकर उसका नया पैसे वाला बॉयफ्रेंड मिस्टर मा आकर कहता है कि क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को इस तरीके से गुस्सा क्यों है? कौन है वो बदतमीज जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? लिनलिन जाकर छोटे बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़ते हुए कह रही थी कि मिस्टर मा आप यहाँ आ गए। अच्छा ये तो मेरा वो एक्स बॉयफ्रेंड है जो मुझे फोन करके परेशान कर रहा था। मैं तो खुश हूँ कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप किया और मैं अब आपके साथ हूँ। मिस्टर मा तो कहता है कि तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अगर दोबारा उसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे
से देख लूंगा। फिलहाल तो तुम्हारा मूड इतना खराब हो गया है तो क्यों ना हम चल के डिनर कर ले, तुम्हारा मूड सेट हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें बुफेंग को दिखाया जाता है जो जियांग नैनन रेस्टोरेंट के वीआईपी रूम में आया था उसके दोस्त के बुलाने पर। वेट्रेस उसे काफी ज्यादा पोलाइटली अंदर रिसीव करते हुए कह रही थी कि आप यहाँ से जाते हुए हमें रेटिंग जरूर देकर जाना। बुफेंग तो स्टाफ से कहता है कि जाते हुए रूम का दरवाजा मत बंद करना, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तभी चाय पीते हुए उसे मिस्टर डोंग का कॉल आ जाता है जिसके बेटे को उसने बचाया था और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हर सिटी में अपने ओपन होने वाले एक रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट हमारे बुफेंग के नाम कर देंगे क्योंकि उन्होंने उनकी पीढ़ी जो बचाई है। बुफेंग को वो कॉल करके पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ हो। बुफेंग बता देता है कि वो जियांग नैनन रेस्टोरेंट के वीआईपी रूम में है, दरवाजा ओपन है, मिस्टर डोंग आ सकते हैं। मिस्टर डोंग भी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहे थे कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना, जियांग नैनन रेस्टोरेंट असल में मेरा ही रेस्टोरेंट है तो तुम वहाँ एंजॉय करो, मैं आसपास ही हूँ तो मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊंगा और फिर आकर तुमसे कुछ पेपर साइन करवाने हैं। ये बोलने के बाद वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। दूसरी तरफ बुफेंग के हाथ से उसकी चाय की प्याली गिर जाती है टेबल पे तो वो वहाँ पे रखे हुए कपड़े से उस टेबल को साफ करने लगता है। कोइंसिडेंटली तभी उसी टाइम पे मिस्टर मा अपनी न्यू गर्लफ्रेंड यानी कि लिनलिन के साथ उसी वीआईपी रूम में एंटर हो रहे थे। लिनलिन तो बुफेंग को टेबल की सफाई करता देखकर काफी हैरान होकर कहती है कि बुफेंग तुम यहाँ पर। बुफेंग भी उसे देखने के बाद ही फल्ली चौंकते हुए कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो तो मुस्कुरा कर बताते हुए कह रही थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर डिनर करने आई हूँ, लेकिन तुम इस वीआईपी रूम में क्या कर रहे हो। मिस्टर मा कहते हैं कि क्या तुमने इस लड़के की हालत नहीं देखी, देखकर लग नहीं रहा कि ये यहाँ का वेटर है। लिन अपने टेस्ट को देखो, तुम्हारा टेस्ट पहले कितना खराब था, तुमने इस फटीचर को चूज किया था डेट करने के लिए, तभी तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होती तो वो भी इतना ही गुस्सा होती। लिन भी आग में घी डालते हुए कह रही थी कि पता नहीं मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा यंग थी, मेरे दिमाग में पत्थर पड़े हुए थे जो मैं इस गरीब धोखेबाज की बातों में आ गई। बुफेंग तो उसकी बात सुनने के बाद उसके पास आते हुए कह रहा था कि लिन सच बताना, मैंने कब तुमसे झूठ कहा था या मैंने कब तुम्हें पटाने की कोशिश की थी। वो तुम नहीं थी जिसे मेजर कोर्स पास करना था, इसलिए वो मेरे पीछे पीछे लाइब्रेरी तक आ गई थी। मुझसे क्लास नोट लेने के लिए तुमने कितने दिनों तक मेरा पीछा किया था और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हें फंसाया था। क्या तुम सच में सारी की सारी पुरानी बातें भूल गई हो। उसकी इस तरीके की बातें सुनने के बाद तो लिन तिलमिला उठती है। तभी मिस्टर मा बोल उठता है कि आखिर तुम हो कौन जो इस तरीके से एक लेडी से बात कर रहे हो। क्या तुम्हें होटल में ट्रेनिंग नहीं मिली कि किस तरीके से कस्टमर से बात करते हैं। मुझे सर और लेडी को मैडम बोलो। लिन भी खुशी से मिस्टर मा का साथ दे रही थी। ये देखने के बाद बुफेंग कहता है कि अगर तुम्हें होटल के मैनर्स इतने अच्छे से ही पता है तो क्यों ना तुम इस होटल के वेटर के लिए अप्लाई कर दो। मिस्टर मा बुफेंग की इस बात पर हंसते हुए कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शो ऑफ करने की जब मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ। तो अगर मैंने इस बार तुम्हें कुछ नहीं कहा तो इसका रीजन यही है कि लिन मेरे साथ है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मेरे जूते पर काफी ज्यादा गंदगी लगी है, कपड़ा लो और इसे साफ करो। बुफेंग उसकी बात पर हंसते हुए कह रहा था कि तुम्हारी कलाई में क्या मोच आई हुई है, खुद क्यों नहीं साफ कर लेते, कपड़ा तो साइड में पड़ा है। लिन चिढ़ते हुए कह रही थी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक वेटर होकर इस तरीके से गेस्ट से बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है मिस्टर मा यहाँ के रेगुलर कस्टमर है, उनकी पर्सनैलिटी यहाँ पर रेपुटेटेड मानी जाती है, तो एक वेटर होने के नाते अगर तुम उनके जूते साफ कर दोगे तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा। मिस्टर मा तो बुफेंग के कपड़े देखते हुए कह रहा था कि तुम्हारे कपड़े रेगुलर वेटर से अलग है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जॉब टेम्पररी है। मैं इस होटल के ओनर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो अगर तुम मुझे सेटिस्फाई करो अपने काम से तो मैं तुम्हारी सिफारिश लगा दूंगा। मेरे एक बार कहने पर तुम इस होटल के रेगुलर एम्प्लॉय बन जाओगे। इसलिए यंग मैन अपनी बातों से गेस्ट को नाराज मत करो, अपनी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, हो सकता है मेरे जरिए तुम्हारी किस्मत बदल जाए। ये सुनकर तो लिन कहती है कि देखा तुमने मिस्टर मा कितने ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हारे लिए कितने ज्यादा जेंटल है जो तुम्हारी सिफारिश लगाने की बात कर रहे हैं। ये होता है इंसानों के बीच का गैप, वो पैसे वाले हैं लेकिन घमंडी नहीं है, इसलिए अपनी जेलसी को साइड में रखो और इस मौके का फायदा उठाओ। बुफेंग तो कह रहा था कि अच्छा ये दयालुता है तुम्हारे लिए, तो ठीक है मैं भी काफी देर से पोलाइट बनो, निकलो मेरे रूम से, मुझे तुम लोगों के साथ बहस करके अपना मूड और नहीं खराब करना। वैसे भी अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ नजर आया तो मेरा लेवल नीचे गिर जाएगा। अब तक इतनी देर से जो मिस्टर मा अच्छा बनने का नाटक करा था वो अपना असली रंग दिखाते हुए कह रहा था कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने बोलने की, जो इस तरीके का एटीट्यूड तू मुझे दिखा रहा है। तुझे पता भी है कि ये रूम मैंने खरीदा है। ये बोलने के बाद वो बुफेंग के चेस्ट पर जोर जोर से पोक करने लगता है। उसके बार बार बुफेंग के चेस्ट पर पोक करने की वजह से बुफेंग भी एक बार उसके हार्ट की नस को दबा चुका था, जिससे बेचारे को काफी जोर से दर्द होने लगता है। इस पर तो बुफेंग कह रहा था कि क्या किसी के चेस्ट पर ऐसे पोक करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, अगर करना ही है तो इसकी टेक्निक मुझसे सीख लो, इसे अच्छे से कैसे करते हैं ये मुझे आता है। अपने
पैसे वाले बॉयफ्रेंड को दर्द में देखने के बाद तो लिन की हालत खराब हो जाती है। वो जाकर उसे संभालते हुए कह रही थी कि मिस्टर मा खुद को संभालिए। मिस्टर मा तो जोर जोर से चिल्लाते हुए वेटर को बुलाने लगते हैं। वेटर जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इन्हीं की आवाज का वेट कर रहा था, वो फटाफट आते हुए कह रहा था कि क्या हुआ मिस्टर मा, बताइए मुझे। ये वेटर नहीं मैनेजर जांग थे, जिन्हें देखने के बाद मिस्टर मा कह रहा था कि तुम्हारे होटल के ये वेटर कितने बदतमीज है, इन्हें गेस्ट से कैसे बिहेव करना है ये नहीं पता। मैनेजर जांग बुफेंग को डांटते हुए कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर मा के रूम में आकर उन्हें हिट करने की, अभी के अभी माफी मांगो उनसे। ये बोलने के बाद वो खुद भी मिस्टर मा से कहने लगता है कि मिस्टर मा हमें माफ कर दीजिए, कोई भी एरा कह रहा आपके रूम में एंटर हो गया है, ये हमारी होटल का वेटर नहीं है। बुफेंग तो उसकी बात सुनने के बाद कह रहा था कि तुम यहाँ के मैनेजर हो ना। मैनेजर जांग कहता है कि हाँ मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, लेकिन तुम कौन हो और इस तरीके से हमारे होटल के अंदर कैसे घुसे आ गए। बुफेंग तो कहता है कि मैंने और मेरे दोस्तों ने इस रूम को बुक किया है ताकि हम यहाँ पर लंच कर सके। लिन तो कहती कि झूठ बोलने की भी हद होती है। तुम जैसा लड़का जिसका जूता स्टॉल से खरीदा हुआ सस्ता 250 रुपए का, जिसके कपड़े ऊपर से लेकर नीचे तक मिलाएंगे तो भी 1000 युआन से ज्यादा नहीं होगा, जिसकी पॉकेट टटोलेंगे तो कुछ चिल्लर के अलावा सिर्फ 100 युआन पड़े होंगे, तुम जैसा भिखारी इस जैसे रेस्टोरेंट के वीआईपी रूम में खाना खाने आया है। लिन की बात कंप्लीट होने पर मिस्टर मा कहते हैं मैनेजर जांग तुमने सुन लिया ना, ये आदमी यहाँ पर धोखे से घुसा है, तो इसे बोलो कि यहाँ से दफा हो जाए। मैनेजर जांग भी मिस्टर मा की बात पे कह रहा था तुमने सुन लिया ना, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ किस काम से आए हो, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो वरना तुम्हें निकालने के लिए मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। बुफेंग तो मैनेजर की बात सुनने के बाद कह रहा था कि तुम इस तरीके से यहाँ के गेस्ट को ट्रीट करते हो। मिस्टर मा कहता है कि तुम जैसा गरीब यहाँ का चाय अफोर्ड नहीं कर सकता तो इस रेस्टोरेंट का गेस्ट कैसे हो गया। बुफेंग का कहना था कि तुम्हारी हरकतों ने मुझे इफेक्ट किया है, तो अब मैं इस चीज की शिकायत करूंगा तो तुम्हें इफेक्ट होगा। मुझे मिस्टर डोंग को कॉल करके बताना ही होगा कि यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बकवास है। ये बोलने के बाद वो तो आराम से चेयर पर बैठ जाता है और मैनेजर जांग को लग रहा था कि अब ये यहाँ से नहीं हिलेगा, इसलिए वो सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करके कह रहा था कि यहाँ पर एक बदतमीज इंसान बैठा हुआ है, उसे यहाँ से बाहर लेकर जाओ। जैसे ही गार्ड अंदर आता है वो कहता है कि ये रहा वो बंदा, इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो, दोबारा ये इस होटल में नजर नहीं आना चाहिए। जैसे ही वो बंदा हमारे बुफेंग को हाथ लगाने जाता है उतनी ही देर में मिस्टर डोंग एंट्री लेते हैं। मिस्टर डोंग अंदर आते हुए कहते कि किसकी हिम्मत हुई जो मेरे फ्रेंड को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल रहा है, अगर उसे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर डोंग को वहाँ देखने के बाद तो मैनेजर जांग का पूरा रवैया चेंज हो जाता है। वो काफी ज्यादा पोलाइटली कह रहा था कि बॉस आप यहाँ पर। मिस्टर डोंग काफी ज्यादा गुस्से में मैनेजर जांग से कहते हैं कि क्या हो रहा था यहाँ पर। मैनेजर जांग कहते हैं कि बॉस मैं आपको डिटेल में शुरू से लेकर अब तक सारी बातें बताता हूँ। ये जो बंदा चेयर पर बैठा है ना, ये धोखे से हमारे रेस्टोरेंट में घुस गया और हमारे वीआईपी कस्टमर को बैडली ट्रीट करने लग गया। जब हमने इसे बाहर जाने को कहा तो ये हमारे ऊपर ही चढ़ने लग गया, इसलिए मजबूरन हमें गार्ड को बुलाना पड़ा इसे बाहर निकालने के लिए। बॉस आप फिक्र मत कीजिए, हम सिक्योरिटी की हेल्प से इसे 2 मिनट में धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगे। मैनेजर जांग के मुंह से इस तरीके की बातें सुनने के बाद तो मिस्टर डोंग को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार तमाचा मैनेजर जांग के गाल पे चढ़ देते हैं, ये कहते हुए कि पहले मैं तुझसे तो निपट लूं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर ये पर इस तरीके के इल्जाम लगाने की और उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी करने की। डॉक्टर ये नाम सुनने के बाद तो मैनेजर जांग के चेहरे का रंग बिगड़ जाता है। वो कह रहे थे कि ये है डॉक्टर ये। मिस्टर मा जो अब तक इतनी लंबी फेंक रहा था कि वो यहाँ के ओनर को जानता है, वो जाकर मिस्टर डोंग से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर डोंग तो उसे इग्नोर करते हुए कह रहे थे कि क्या मैं तुम्हें जानता भी हूँ। ये बोलकर वो सीधा बुफेंग के पास जाकर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर ये, मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था और मेरे पीठ पीछे आपके साथ इतना कुछ हो गया। मैनेजर जांग को पता था कि अब उसकी खैर नहीं, वो तो कह रहा था कि बॉस 1 मिनट दीजिए, मैं खुद को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मिस्टर डोंग तो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, मुझे बॉस कहने की जरूरत नहीं, असल में ये रेस्टोरेंट अब मैं डॉक्टर ये को देने वाला हूँ, तो आज से तुम्हारे नए बॉस डॉक्टर ये है। ये बोलने के बाद वो फटाफट अपना सूटकेस ओपन करते हुए ट्रांसफर पेपर सबको दिखाते हुए कह रहे थे कि आज से इस यांग नैनन रेस्टोरेंट का ओनर और कोई नहीं बल्कि ये बुफेंग है। ये सुनने के बाद तो वहाँ मौजूद सभी के सभी काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं, उनके लिए तो ये बात यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वहीं मिस्टर डोंग ये बुफेंग से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम इस चीज के लिए रेडी नहीं रहोगे, लेकिन पेपर्स बन गए हैं, अब बस तुम्हें साइन करना है, मैंने अपनी तरफ से सिग्नेचर कर दिए हैं। वैसे तो बुफेंग इस रेस्टोरेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन अब उन्हें इन सबको सबक जो सिखाना है जो थोड़ी देर पहले उसकी इंसल्ट कर रहे थे, इसलिए वो खुशी खुशी इन पेपर्स पर साइन करके यहाँ का नया ओनर बन जाता है। अब बुफेंग ने पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए थे तो वो ऑफिशियली इनका नया मालिक बन गया था। तो मैनेजर जांग अपनी नौकरी बचाने के लिए जोर जोर से खुद को थप्पड़ बजाते हुए कह रहे
थे कि बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा था, बेवकूफ था जो मैंने आपकी इतनी ज्यादा इंसल्ट की। वो तो कह रहा था कि बॉस सारी मेरी गलती है जो मैंने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जॉब से मत निकालना। वुफेंग ने पेपर साइन करके मिस्टर डोंग को वापस दे दिया था। मिस्टर डोंग वुफेंग को देखने लगते हैं कि अब वो एज अ बॉस होने के नाते मिस्टर जांग के साथ क्या करने वाला है। वुफेंग तो वहाँ मौजूद सभी के चेहरे की तरफ देखते हुए कह रहा था कि तुम्हें मुझे बॉस बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट शो करने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज से तुम यहाँ के कोई मैनेजर नहीं हो, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। ये बात सुनकर तो मैनेजर जांग के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मैनेजर जांग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि जिन्हें वो अभी गरीब समझ रहा था वो मिनटों में उनका मालिक बन गया और उन्हें उनकी नौकरी से लात मार के निकाल दिया। वहीं मिस्टर मा और लिन के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। वो इतने ज्यादा हैरान थे कि अगर ये चीज उनकी आंखों के सामने नहीं हुई होती तो वो यकीन ही नहीं करते। उन सभी के इसी शॉकिंग रिएक्शन के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।